Hello everyone, welcome back to my channel Nursing is Honesty. So today's topic is dialysis. ये एक मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक है, दैट्स व्हाई मैंने इस टॉपिक को पिक किया है. तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, डायलिसिस सबसे पहले जब हम वर्ड सुनते हैं डायलिसिस तो एक मन में आता है कि डायलिसिस का मतलब क्या होता है यार. तो डायलिसिस का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोले, जिसका मेडिकल टर्म से कोई भी लेना देना नहीं है, जिन भी लोगों का, उनकी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो लोग ऐसा बोलते हैं कि इस बंदे की या इस बंदी की किडनी फेल हो गई है जिसकी हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं. बट उन्हें ये नहीं पता होता कि डायलिसिस की ट्रीटमेंट में होता क्या है, और पता करके करना भी क्या है ना, क्योंकि एग्जाम तो हमें देने हैं, हमें ज़्यादा पता होना चाहिए. ठीक है, जॉक्स अपार्ट. तो डायलिसिस का मतलब ये होता है, अगर सिंपली हम बोले तो जब किडनीज इम्पेयर्ड हो जाती हैं या फिर किडनीज डैमेज हो जाती हैं या फिर किडनी का फेलर हो जाता है, उस टाइम पे हम पेशेंट को एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं. उस प्रोसेस का नाम होता है डायलिसिस. डायलिसिस आप बोल सकते हो आर्टिफिशियली ब्लड को प्योरीफाई कर देता है या आर्टिफिशियली यूरिन वेस्ट को आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है. सो किडनीज हो गई है इम्पेयर्ड. अब जो भी किडनी के थ्रू फंक्शन होने थे वो हम डायलिसिस के थ्रू कराते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब देखते हैं डायलिसिस की डेफिनेशन. जो भी मैंने बताया है उसे ही एज अ डेफिनेशन हम लिख देंगे. सो डायलिसिस, it is a process, note down कर लेना, it is a process to remove fluid and uremic waste products from the body when kidneys are unable to do so. आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा. इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव फ्लूइड एंड यूरेमिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी व्हेन किडनीज आर अनेबल टू डू सो. जैसे मैंने बताया है कि जब किडनीज इंपेयर हो जाती हैं, किडनीज अनेबल हो जाती हैं, अपना फंक्शन नहीं कर पाती हैं, उस टाइम पे हम डायलिसिस का प्रोसेस कराते हैं, जिससे क्या होता है, हम फ्लूइड को, एक्सेस फ्लूइड जो बॉडी में हो जाता है, उस फ्लूइड को रिमूव करा पाते हैं, एंड जो यूरेमिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी में उससे भी रिमूव करा पाते हैं. तो उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डायलिसिस. आई होप क्लियर हो गया होगा. और देखिए, कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसमें हमें शॉर्ट टर्म डायलिसिस प्रोवाइड कराना होता है, और कुछ ऐसी होती है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म डायलिसिस कराना होता है. सो देखिए, वो होती है फिजिशियंस चॉइस. बट शॉर्ट टर्म डायलिसिस को हम बोलते हैं एक्यूट डायलिसिस. एक्यूट डायलिसिस मीन्स शॉर्ट टर्म डायलिसिस. एंड क्रोनिक डायलिसिस को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डायलिसिस. ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि डायलिसिस के कौन कौन से मेथड्स होते हैं. ठीक है, मेनली 2 टाइप्स का डायलिसिस होता है. देख लेते हैं हम. फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज हीमोडायलिसिस. सेकेंड इज पेरिटोनियल डायलिसिस. दोनों को ही हम ब्रीफली स्टडी करेंगे. ठीक है जी, सॉरी. ओके, सो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में डिफरेंस क्या है. सो देखिए, हीमोडायलिसिस में क्या होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है. हीमोडायलिसिस में हम डायलाइजर का यूज करते हैं, और पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसेट का यूज होता है. अभी तक तो हम यही सुन रहे थे कि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है. अब इनका तो हमें पता नहीं लगा, बट 2 वर्ड्स और आ गए, डायलाइजर और डायलिसेट. इनका भी नहीं पता है. सो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. टॉपिक बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना बस. देखो, हीमोडायलिसिस में क्या होता है, आपने किडनी का टॉपिक स्टडी किया हुआ है, आपको क्लियर है. ठीक है, डायलाइजर क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. ठीक है, किसकी जगह पे, रीनल ग्लोमेरुलाई की जगह पे.
वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। फर्दर मैं आपको स्टडी कराऊंगी तो और भी क्लियर हो जाएगा, बट अभी मैं आपको सुपरफिशियली करा रही हूँ, दोनों के बारे में बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, फिर ब्रीफली हम सेपरेटली दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। सो डायलाइजर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है इन प्लेस ऑफ रीनल ग्लोमेरुलाई, ठीक है, और वहां पर फिर फिल्ट्रेशन का काम होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो डायलाइजर होता क्या है? डायलाइजर एक मशीन है और इस मशीन के थ्रू आर्टिफिशियली हम यूरेमिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करा पाते हैं फ्रॉम योर बॉडी व्हेन किडनीज आर इम्पेयर्ड, किडनीज आर अनेबल टू डू सो, ठीक है। और पेरिटोनियल डायलिसिस में डायलिसेट का यूज होता है और डायलिसेट एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? डायलाइजर में, ओके। फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन होती है ना वो सेम ब्लड के जैसे ही होती है, जैसे ब्लड की कॉम्पोजिशन होती है, एक्सेप्ट यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन डायलाइजर एंड डायलिसेट। डायलाइजर एक मशीन है जिसके थ्रू हम यूरेमिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करा पाते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करा पाते हैं, जो किडनीज नहीं कर पाती हैं। और डायलिसेट एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी में प्लेस कर देते हैं, एक फ्लूइड होता है जिससे क्या हो जाता है, समझ गए ना? ठीक है, अब देखते हैं हीमोडायलिसिस। सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं हीमोडायलिसिस। ओके, सो देखिए हीमोडायलिसिस इज अ कॉमनली यूज्ड मेथड। इट इज यूज्ड फॉर द पेशेंट रिक्वायर शॉर्ट टर्म डायलिसिस, मींस जिन्हें एक्यूट डायलिसिस की नीड है उन्हें ही ज्यादातर हम हीमोडायलिसिस का प्रोसेस उनमें करते हैं। नेक्स्ट इज डायलेजर और आर्टिफिशियल किडनी सर्व एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया था, डायलेजर एक मशीन होती है और उसे आप आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हो। वो एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक्ट करती है इन प्लेस ऑफ रीनल ग्लोमेरुलाई, ठीक है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का वर्क होता है फॉर द इम्पेयर्ड किडनीज। तो जैसे आपको ऑलरेडी पता ही है, अब डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि डायलेजर को किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है जी। सो इमेजिन कर लेना आपका हैंड है ये, जो भी मैं अभी यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ, और ड्रॉइंग मेरी बहुत गंदी है, जज मत करना। देखिए जी, सॉरी मैंने पहले गूगल में ड्राइंग बहुत गंदी है। सो इस तरीके से, ओके। सो इमेजिन करो ये हैंड है आप। सो यहाँ आर्टरी में कैथेटर को अटैच किया जाता है, तो यहाँ से जा रहा है कैथेटर और इस कैथेटर को हम बोल रहे हैं सिलेस्टिक कैथेटर। नोट डाउन कर लेना, सिलेस्टिक कैथेटर, ठीक है। तो कैथेटर को हमने अटैच कर दिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ प्रेजेंट है सेलोफेन ट्यूब्स। सेलोफेन ट्यूब्स के थ्रू ही इसे हम डायलाइजर के साथ कनेक्ट कर देंगे। सेलोफेन ट्यूब्स, तो दोनों ही नाम नोट डाउन कर लेना, सिलेस्टिक कैथेटर, सेलोफेन ट्यूब्स, और यहाँ प्रेजेंट है हमारा डायलाइजर। डायलाइजर को किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमारी ओके, ठीक है जी। ये है हमारा डायलाइजर, डायलाइजर मशीन है ये। सो देखिए ब्लड आएगा यहाँ से, जो ब्लड अभी प्योरीफाई नहीं है, ठीक है, यूरेमिक वेस्ट प्रेजेंट है उसमें। अब यहां से आया ब्लड जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, ब्लड आया डायलाइजर में। डायलाइजर में प्रेजेंट है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है वेस्ट प्रोडक्ट की, जिसके थ्रू ही ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई है, हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन है।
बीच में प्रेजेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो आपने कुछ मेथड्स भी पहले भी स्टडी करे होंगे, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। सो इसमें ऐसे 3 मेथड्स हैं, 3 प्रोसेसेस हैं जो वर्क करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट करने के लिए, जो है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। देखिए तीनों ही टर्म्स बहुत इजी हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। डिफ्यूजन सबसे पहला जो है उसमें याद कर लीजिएगा, इसमें जो मूवमेंट होती है वो होती है सोल्यूट्स की, सबसे पहली बात आती है इसमें होती है सोल्यूट की, और ऑस्मोसिस में होती है सॉल्वेंट की। ठीक है जी। अब कंसंट्रेशन की बात आती है, हाई से लो या फिर लो से हाई। डिफ्यूजन में होती है हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जो मूवमेंट होती है सॉल्यूट्स की। ऑस्मोसिस में होती है लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। डिफ्यूजन में होती है हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस में होती है लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन। नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है दोनों से ही अलग है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमें आर्टिफिशियली प्रेशर देना होता है जिसकी वजह से मूवमेंट होगी, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आर्टिफिशियली हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाती है। ठीक है, तो उसे हम बोल रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बाकी आप अपने बुक्स में रीड कर सकते हो इस टॉपिक को अच्छे से। ठीक है, जितना बुक्स में डीपली दिया होता है उतना मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकती हूँ, बट हाँ आपको क्लियर जरूर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो तीनों को ही आप स्टडी कर लेना, मैंने आपको बता दिया है तीनों में क्या होता है। तीनों प्रोसेसेस के थ्रू, सेमी परमेबल के थ्रू जो है यूरेनिक वेस्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, एंड ब्लड जो है हमारा बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, वापस से सिस्टम में चला जाता है। सो यही प्रोसेस था डायलिसिस का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ देखिए यहाँ पर जो फ्लूइड यूज होता है ना डायलाइजर में, उससे हम बोलते हैं डायलिसेट। पहले भी ये वर्ड मैं आपको बता चुकी हूँ। तो डायलाइजर मशीन में जो भी फ्लूइड यूज किया जाता है, यूज होता है, उसे हम बोलते हैं डायलिसेट। ठीक है, समझ गए ना। ये जो है 1 मार्क में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अभी से ही अगर आप डीपली स्टडी कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दोबारा टॉपिक स्टडी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। और आगे देखते हैं हम। तो तीनों ही प्रोसेसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम वास्कुलर एक्सेस की बात कर रहे हैं, मींस यहाँ पर साइट की बात हो रही है। ठीक है, कि जो भी हमें फिल्ट्रेशन करानी है वो कौन सी साइट से हम करा सकते हैं या फिर किस तरीके से हमें करानी है। तो देखो वास्कुलर एक्सेस जो है वो 2 तरह का होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी, परमानेंट। वास्कुलर एक्सेस में सेवरल मेथड्स यूज होते हैं। तो अगर हम टेम्परेरी मेथड्स की बात करें तो उसमें आता है सबक्लेवियन, इंटरनल जुगुलर एंड फीमोरल कैथेटर। परमानेंट में आता है हमारा फिस्चुला एंड ग्राफ्ट। ठीक है, फिस्चुला एंड ग्राफ्ट। तो सबसे पहले हम सबक्लेवियन, इंटरनल जुगुलर एंड फीमोरल कैथेटर की बात कर लेते हैं। सो देखिए मल्टील्यूमेन कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है इधर सबक्लेवियन वेन, इंटरनल जुगुलर वेन या फिर फीमोरल वेन में। ठीक है, और वहां पर स्टेब्लिश कर दिया जाता है और उसके बाद हाँ फिल्ट्रेशन होती है। बट इस केस में क्या होता है, उसमें जहाँ भी मतलब उस साइट में जहाँ भी हम इंसर्ट करेंगे मल्टील्यूमेन कैथेटर को, वहाँ पर थ्रोम्बोसिस, हीमेटोमा, इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। टेम्परेरी मेथड की बात हो रही है। और अगर परमानेंट मेथड की बात करें तो उसमें यूज होता है फिस्चुला एंड ग्राफ्ट। और फिस्चुला क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात आती है फिस्चुला का मतलब क्या होता है। फिस्चुला का मतलब होता है कनेक्शन, एक कनेक्शन बिल्डअप कर देंगे हम, आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करेंगे, और ये जो ब्लड होगा आर्टरी और वेन के बीच में वो डायलिसिस से पास होकर जाएगा। ठीक है,
ये एक परमानेंट एक्सेस है, इसमें हमने क्या किया है, एट्रियोवीनस फिस्टुला क्रिएट कर दिया है। एट्रियोवीनस फिस्टुला का मतलब है आर्टरी और वीनस के बीच में कनेक्शन बिल्डअप कर दिया है, दोनों को कंबाइन कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है, साइड टू साइड हो सकता है, एंड टू एंड हो सकता है, कैसे भी कनेक्ट कर दिया है। और जो ब्लड है आर्टरी और वेन के बीच में वो डायलिजर के थ्रू पास होकर जा रहा है, और इससे क्या होगा, ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायलिजर। ठीक है, फिस्टुला ये होता है। अब ग्राफ्ट नेम से साउंड कर रहा है, ग्राफ्टिंग होगी यहाँ पर। ठीक है जी, देखिए ग्राफ्ट जैसे मैंने बताया था, फिस्टुला क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। इस तरीके से ग्राफ्ट एक सिंथेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ग्राफ्ट को हम ग्राफ्टिंग कब करेंगे, जब पेशेंट की ओन ब्लड वेसल्स, पेशेंट की खुद की ब्लड वेसल्स अगर फिस्टुला के लिए, एट्रियोवीनस फिस्टुला के लिए सुटेबल नहीं है, उस टाइम पे हम ग्राफ्टिंग करते हैं। एक तो ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, एक सिंथेटिक मटेरियल को, नोट डाउन कर लीजिएगा, पेशेंट की फोर आर्म में, अपर आर्म में या फिर अपर थाई में प्लेस करते हैं, जब पेशेंट की ओन ब्लड वेसल्स एट्रियोवीनस फिस्टुला के लिए सुटेबल नहीं होती है। ठीक है, और इसका जो साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं थ्रोम्बोसिस या फिर और इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो वास्कुलर एक्सेस है या फिर वीनस एक्सेस है, इसकी केयर किस तरीके से करेंगे। देखिए वीनस एक्सेस की केयर किस तरीके से करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। डू नॉट स्क्रैच द एरिया, जहां भी हमने वीनस एक्सेस किया है उस एरिया को स्क्रैच नहीं करना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर देना है। नेक्स्ट है चेक द एरिया फॉर द डेली साइन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग वार्मथ एंड रेडनेस। तो इसमें क्या करना है, हमें डेली उस एरिया को, वीनस एक्सेस को हमने चेक करना है कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें कोई रेडनेस तो नहीं है। ठीक है, डू नॉट चेक द बीपी ऑन द इफेक्टेड आर्म। बीपी मींस ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमें अफेक्टेड आर्म से नहीं लेना है। अफेक्टेड आर्म मींस है यहाँ पर जहाँ जिस भी आर्म से हम वीनस एक्सेस कर रहे हैं उस आर्म से हमें ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो कि हीमोडायलिसिस से होती हैं। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्यों रहेगी, क्योंकि हम एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव कर रहे हैं, इस वजह से हाइपोटेंशन रहेगी। जैसे कि डिजीनेस या फिर एक्सट्रीमिटीज में पेन रह सकता है या फिर कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हो सकती हैं। पेन एंड मसल क्रैम्पिंग, ये ड्यू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है दैट्स व्हाई पेन एंड मसल क्रैम्पिंग की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो डिसरिथमियाज की भी कंडीशन हो सकती है अराइज। इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेरी वास्कुलर एक्सेस हम करते हैं इन्फेक्शन के चांसेस बने रहते हैं। ग्राफ्टिंग में भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन हो जाए। हेमरेज पेशेंट को हो सकती है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। जब हीमोडायलिसिस का प्रोसेस हम कर रहे हैं उस टाइम पे हमें कुछ मॉनिटरिंग करनी होती है, जैसे ब्लड टेस्टिंग, बॉडी वेट मॉनिटरिंग या फिर ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग। तो देखिए ब्लड टेस्टिंग हम क्यों करेंगे, पेशेंट की हेल्थ अच्छी रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज ना हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, दैट्स व्हाई ब्लड टेस्टिंग की जाती है। और एटलीस्ट आपको मंथ में एक बार तो ब्लड टेस्टिंग करानी है ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, वंस पर मंथ। ठीक है, बॉडी वेट मॉनिटरिंग हम करेंगे। बॉडी वेट इसलिए हमें टेस्ट करना है क्योंकि देखिए किडनीज तो इम्पेयर्ड हैं, किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही हैं और एक्सेस फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है हीमोडायलिसिस के दौरान भी। दैट्स व्हाई पेशेंट को ये बोलना है कि अपना वेट जो है वो मॉनिटर करते रहें। नेक्स्ट इज एनीमिया। देखिए जो भी ईएसआरडी के पेशेंट्स होते हैं ना, ईएसआरडी की फुल फॉर्म होती है एंड स्टेज रीनल डिजीज। एंड स्टेज रीनल डिजीज, इसे हम बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलर, CRF इज ऑल्सो नोन एज एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो इसमें क्या होता है, ईएसआरडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हिमेटोक्रिट वैल्यूज जो है वो हमेशा लो रहती हैं। तो हिमेटोक्रिट वैल्यूज जो है लो रहेंगी तो उसके लिए हम आयरन सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएंगे। पेशेंट को हार्मोन थेरेपी भी प्रोवाइड करानी है, ऑरली हम आयरन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। ओके, देखिए हाइपोटेंशन स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, सडन ड्रॉप हो सकता है ब्लड प्रेशर में, तो वो भी हमें मॉनिटर करते रहना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। नेक्स्ट है इन्फेक्शन।
तो जो भी वास्कुलर साइट है, ठीक है, जो भी वीनस साइट है, पेशेंट को बोलना है कि अपनी साइट को हमेशा मॉनिटर करते रहें इन्फेक्शन, वार्मथ और रेडनेस के लिए। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल एंड फ्लूइड थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी देख रहे हैं। टू मेंटेन द गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, एडिक्वेट प्रोटीन, कैलोरीज, vitamins, minerals are recommended to the patient। ठीक है, तो ये सब हम रिकमेंड करेंगे पेशेंट को, बट इसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। सो प्रोटीन इनटेक कितना लेना है पेशेंट को जिसकी हीमोडायलिसिस की थेरेपी चल रही है? सो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, 1 ग्राम लेना है। अगर किसी का वेट 50 केजी है तो उसे 50 ग्राम्स लेना है पर डे। सोडियम रेस्ट्रिक्शन कितनी होनी चाहिए? 2 to 3 ग्राम्स पर डे। इसी तरीके से पोटेशियम की रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए 1.5 to 2.5 ग्राम्स पर डे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर हम प्रायोरिटी असेसमेंट की बात करें तो उसमें हमने जो वास्कुलर एक्सेस है उसकी पेटेंसी को मेंटेन करके रखना है। साथ ही साथ हम ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहेंगे, मीन्स वाइटल साइन मॉनिटर करते रहना है, बीपी एंड टीपीआर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन। ओके, और जो भी इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट है वो सभी आप लोग जानते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट की एक अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना। और सो आई थिंक नर्सिंग मैनेजमेंट जो होती है वो हर कोई ही एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मींस जो डायलिसिस का पार्ट 2 होगा उसमें हम स्टडी करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।